सोचिए, एक बैंक के खाते में अचानक से हजारों करोड़ रुपए आते हैं और फिर चंद दिनों में ही गायब हो जाते हैं। है ना हैरानी की बात। आज के इस खास विश्लेषण में हम बैंकिंग जगत में तहलका मचाने वाले एक ऐसे ही बड़े वित्तीय रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं जो शायद हाल के समय में आंकड़ों के सबसे बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। तो चलिए, बिना देर किए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह होंगे। पहले हम गायब हुए करोड़ों के रहस्य को समझेंगे, फिर विंडो ड्रेसिंग के खेल पर बात करेंगे, उसके बाद विसल ब्लोअर के गंभीर आरोप और यूनियन बैंक के बचाव को देखेंगे। अंत में जानेंगे कि क्या पैसा सुरक्षित है और आरबीआई का अगला कदम क्या हो सकता है। भाग 1, गायब हुए करोड़ों का रहस्य। तो कहानी शुरू होती है वित्त वर्ष 2026 की क्लोजिंग के वक्त। 31 मार्च की तारीख और यूनियन बैंक के खातों में अचानक से 31,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा जंप आता है। मतलब एक ही झटके में इतनी बड़ी रकम का आना, जाहिर सी बात है किसी का भी ध्यान इस तरफ खींचेगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो सिर्फ 48 घंटे बाद आता है। 2 अप्रैल को उस विशाल राशि में से 1,000 करोड़ रुपए अचानक गायब हो जाते हैं। इतनी भारी भरकम रकम का इतनी तेजी से गिरना, यही वो चीज है जिसने रेगुलेटर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। रातों रात आखिर ऐसा क्या हुआ? इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, 28 मार्च से फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्लोजिंग विंडो शुरू होती है। 31 मार्च को यानी एकदम क्लोजिंग वाले दिन ये डिपॉजिट अपने पीक पर 31,000 करोड़ पर पहुंच जाता है और फिर क्लोजिंग खत्म होते ही 2 अप्रैल को 1,000 करोड़ की तेज गिरावट आ जाती है। ये जो फटाफट बदलते हुए आंकड़े हैं ना, सारा रहस्य इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। भाग 2, विंडो ड्रेसिंग का खेल। अब सवाल उठता है कि कागजों पर इतनी बड़ी रकम का यूं आना जाना कैसे मुमकिन है। इसे समझने के लिए हमें बैंकिंग के एक टर्म कासा को समझना होगा। कासा यानी करंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। ये वो पैसा है जो आम जनता या व्यापारिक संस्थान बैंक में जमा करते हैं। बैंक के लिए ये फंड का सबसे सस्ता और मुख्य स्रोत होता है। और मजे की बात यह है कि जो 31,000 करोड़ का उछाल आया था ना, वो इसी कासा डिपॉजिट में ही दर्ज किया गया था। यहीं पर एंट्री होती है विंडो ड्रेसिंग की। आसान भाषा में कहें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे घर में मेहमान आने वाले हों और हम फटाफट सारा बिखरा हुआ सामान अलमारी में छुपा दें। बैलेंस शीट को एक खास दिन जैसे 31 मार्च को बहुत मजबूत और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आंकड़ों को टेम्पररी तौर पर बढ़ा दिया जाता है और 2 अप्रैल को जो पैसा निकला उसे पोस्ट क्लोजिंग डिफ्लेशन कहते हैं। मतलब जैसे ही रिपोर्टिंग का दिन खत्म हुआ, वो टेम्पररी पैसा वापस निकाल लिया गया। भाग 3, विसल ब्लोअर के गंभीर आरोप। अब ये पूरा मामला सामने कैसे आया? दरअसल एक विसल ब्लोअर ने सीधे रिजर्व बैंक को एक चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में बहुत ही गंभीर दावे किए गए हैं। कहा गया है कि इस पैसे को घुमाने के लिए हजारों की संख्या में फर्जी या टेम्पररी खाते खोले गए। बात यही नहीं रुकती, ट्रेजरी ऑपरेशंस और वेंडर चुनने में भी नियमों को ताक पर रखने की बात कही गई है। इसके अलावा वन टाइम सेटलमेंट में बाहरी दबाव के भी आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आरोप सिर्फ नीचे के कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि सीधे बैंक के एमडी और सीईओ आशीष पांडे तक जा पहुंचे हैं। भाग 4, यूनियन बैंक का बचाव। लेकिन किसी भी निष्पक्ष चर्चा में दोनों पहलू देखने जरूरी हैं। यूनियन बैंक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बैंक का स्पष्ट कहना है कि ये सारी बातें एक अनवेरिफाइड यानी असत्यापित पत्र पर आधारित हैं। उनका दावा है कि उनके सारे आंकड़े पूरी तरह से ऑडिटेड हैं और 100% सही हैं। बैंक के मुताबिक मार्च के आखिर में डिपॉजिट का बढ़ना कोई हेराफेरी नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस है। हालांकि इस विवाद के बीच बैंक का शेयर थोड़ा सा गिरकर 165 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा, जो बताता है कि मार्केट भी इन दावों को काफी बारीकी से तौल रहा है। तो जब हम इन दोनों पक्षों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर काफी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ वो असत्यापित पत्र है जिसमें टॉप मैनेजमेंट पर बेहद संगीन आरोप हैं, और दूसरी तरफ बैंक का मजबूत आधिकारिक बचाव है जो अपने ऑडिटेड आंकड़ों पर पूरा भरोसा जता रहा है। हमारा काम यहाँ कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि स्थिति को स्पष्ट करना है। देखा जाए तो ये एक अनवेरिफाइड लेटर वर्सेस ऑफिशियल ऑडिट रिपोर्ट की एक बहुत ही दिलचस्प तकरार बन चुकी है। भाग 5, क्या पैसा सुरक्षित है? जाहिर है, जब भी ऐसा कोई बैंकिंग विवाद सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या बैंक में रखा पैसा सुरक्षित है।
तो इस बात को लेकर आश्वस्त रहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा विवाद डेटा रिपोर्टिंग, बैलेंस शीट और अकाउंटिंग के तरीकों को लेकर है। इसका मतलब है कि आम रिटेल ग्राहकों की जो मेहनत की कमाई बैंक में जमा है, उस पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। तो रोजमर्रा के बैंकिंग कामकाज को लेकर डरने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला पहलू भी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये शायद सिर्फ एक बैंक की कहानी ना हो। बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ टारगेट्स पूरा करने का इतना भारी दबाव होता है कि कई बार दूसरी संस्थाएं भी ऐसी रणनीतियों का सहारा ले सकती हैं। जानकारों की माने तो अगर इस मामले की बहुत ही बारीक जांच हुई तो प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज जैसे ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक भी रडार पर आ सकते हैं। ये दिखाता है कि ये टारगेट कल्चर पूरे सिस्टम में कितनी गहराई तक समा चुका है। भाग 6, RBI और आगे का रास्ता। अब सवाल है कि आगे क्या? अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि इस असत्यापित पत्र के दावों में वाकई कुछ दम है, तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहला कदम तो यही होगा कि एक विस्तृत फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए ताकि पैसे के असली मूवमेंट का पता चल सके। अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो बैंक पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, और एक्सट्रीम केस में RBI के पास बैंक के टॉप मैनेजमेंट को बाहर का रास्ता दिखाने तक की पावर होती है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय बैंकिंग के इतिहास के सबसे बड़े डेटा स्कैंडल्स में से एक बन सकता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये मुद्दा अब सिर्फ एक बैंक के कुछ आंकड़ों का नहीं रह गया है, ये उस भरोसे का है जिस पर हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम टिका है। अगर कागजों पर दर्ज आंकड़े ही भरोसेमंद नहीं होंगे तो सिस्टम की पारदर्शिता का क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक अलग-थलग घटना है या हमारे बैंकिंग उद्योग के भीतर पनप रही किसी गहरी खामी का संकेत? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।